मॉर्निंग स्टूडेंट। आज तक हमने हमारे लाइव क्लास में जो भी कुछ पढ़ा, आज दोबारा हमारे लाइव क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था ठोस अवस्था, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी होती है आपके पास DEC और पांचवी है आपकी प्लाज्मा। इन 5 स्टेटों के बारे में मैंने आपसे कल डिस्कस किया था और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था इनके बारे में, और कुछ मैंने इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बर्फ़ है, बर्फ़ कन्वर्ट हो जाती है पानी के अंदर। डैट मीन्स पानी में जो कन्वर्ट हुई है बर्फ़, उसका मतलब क्या है कि बर्फ़ किस रूप में है, प्रकृति में ठोस अवस्था में पाई जाती है, और पानी हमारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस अवस्था से चेंज होकर द्रव अवस्था में आई। डैट मीन्स इसके ऊपर किसका प्रभाव हुआ था, तापमान का प्रभाव हुआ था। जब हमने इसको ताप दिया था तो बर्फ़ है वो पिघलकर द्रव अवस्था में आ गई थी। अर्थात मैं ये कहूँ कि पदार्थ की अवस्थाओं को हम, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? या तो हम उसे ताप दें या फिर दाब दें। तो मैंने उसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको करवा भी दिया था कि तापमान का प्रभाव जब मैंने आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया भी था कि आपके पास मान लीजिए कोई भी ठोस पदार्थ है, जब आप उसे ताप देते हो तो द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो इस घटना को आप बोल रहे थे कि इस घटना को हम गलनांक कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज वापस से हम उससे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने इतना तो पढ़ लिया था कि यदि हम किसी भी ठोस पदार्थ को हम जब उष्मा देते हैं तो उष्मा देकर या उष्मा पाकर वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम गलनांक कहते हैं। बिल्कुल ठीक पढ़ाया था हमने कल। अब दोबारा भी हम आपको वही चीज़ें दोबारा बता रहे हैं। एक बार ध्यान से पढ़ना कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी थी, यदि कोई ठोस पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो जाए इसे हम गलनांक कहते हैं। लेकिन मैंने इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताया था मैंने आपको कि यदि कोई द्रव्य सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इस घटना को आप क्या कहोगे? क्वथनांक कहोगे। बताया था ये बात? यस, यही बात बताई थी मैंने आपको। फिर अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं। क्या उससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और वो हमारा टॉपिक है सहगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा। ये हमारा पॉइंट है, टॉपिक है। इसको आप नोटबुक में जैसे ही आप नोट्स बना रहे तो जैसे मैं धीरे धीरे हर जो डेफिनेशन होती है, हर जो टॉपिक होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में आप सबको पहले से अवगत करा देता हूँ, तो उसके बारे में मैं डिस्कस भी करता रहता हूँ आप लोगों से। तो आज मैं जो टॉपिक है हमारा वो है सहगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा। इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यदि आपके पास एक वायुमंडल, एक एटमॉस्फेयर दाब पर आपके पास 1 किलोग्राम कोई भी ठोस पदार्थ है, यदि वह अपने गलनांक पर, सुनना ध्यान देना, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर गर्म या उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में रूपांतरित होने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी सहगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहलाती है। नोट कर लेना अपनी जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें नोट्स बना लेना और उसमें लिख भी लेना। मैंने जो टॉपिक अभी आपको बताया वो टॉपिक हमारा था सहगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा। आपका टॉपिक है सहगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक वायुमंडलीय दाब पर कोई भी अगर आपके पास ठोस पदार्थ है, यदि वह अपने गलनांक का मतलब द्रव में परिवर्तित होगा, यदि वह अपने गलनांक पर द्रव में परिवर्तित होने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है? सहगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहलाती है। अर्थात मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के कण, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के जो कण होते हैं वो उसी तापमान पर जो बर्फ के जो कणों की जो ऊर्जा होती है उससे क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान देना, जल के कणों की ऊर्जा कितने डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं मैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि आपके पास जल के कणों की जो ऊर्जा है, अगर आप उसे क्या बना रहे हो? बर्फ बना रहे हो, तो बर्फ के कणों की जो ऊर्जा है उससे वो क्या होती है?
क्या होती है, अधिक होती है। तो ये आपकी क्या है, आपकी सैगलन की प्रशुद्ध उष्मा है। अब यदि मैं क्वथनांक की बात करूं तो क्वथनांक से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपके पास कोई भी लिक्विड है, लिक्विड को जैसे आप गर्म करते हो, तो हमने कल स्ट्रक्चर भी पढ़ी थी लिक्विड की कि जो द्रव जो पदार्थ होते हैं उसमें जो कण होते हैं वो थोड़े से दूर होते हैं बजाय किसके, ठोस के। ये चीज हमने कल डिस्कस की थी। और मैंने ये भी बताया था कि ठोस में जो संपीड़ितता का जो गुण होता है वो ना के बराबर होता है, जबकि द्रव में संपीड़ितता का गुण ठोस से कहीं ज्यादा होता है। ठीक है, और जो गैस होती है उसमें संपीड़ितता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप देखो, यदि हमारे पास कोई भी जल है, यदि हम जल लेते हैं तो जल को यदि हम गर्म करते हैं तो जल जैसे ही गर्म होगा तो द्रव अवस्था से वो किसमें कन्वर्ट होगा, बाहर वाष्प बढ़ेगी उसकी, दैट मींस गैसीय अवस्था में कन्वर्ट होगा। जैसे मेरे पास, मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास जल है, ये जल कन्वर्ट हो रहा है, जब मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ तो ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा भाप में या फिर वाष्प में। ठीक है, जब ये वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपके पास क्या है, द्रव अवस्था में है। ये कौन सी अवस्था में आपके पास, गैस अवस्था में। जब द्रव अवस्था से गैस अवस्था जब बन रही है तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे इस जल के जो अणु थे वो पहले मान लीजिए जल के अणु इस तरफ ऐसे थे। ठीक है, ये मान लिया हमने कि ये जल के अणु है। जब ये जल के अणु गर्म, जब हम इसे हीट देते हैं या हम इसे गर्म करते हैं जल को, तो ये जो जल के अणु होते हैं ना, उनका जो आकार होता है या उनके जो बीच में जो गैप होता है वो गैप बढ़ जाता है। इसका मतलब ये जो कण होते हैं वो स्वतंत्रता स्वतंत्र जो गति होते हैं वो कर सकते हैं। इसमें तो कर सकते हैं लेकिन इसमें कम कर सकते। लेकिन आप इसे और ताप दोगे, ज्यादा ताप देते जाओगे तो ये जो कण है ना उनके बीच एक आकर्षण बल होता है, वो उस आकर्षण बल को तोड़ देंगे, उस बल को पार कर जाएंगे और इधर उधर गति करने लग जाएंगे। जैसे वो गति करने लग जाएंगे तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, गैस अवस्था आ जाएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन ये थी हमारे पास कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए तो वह आपका कहलाता है क्वथनांक। क्या कहलाता है, क्वथनांक। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास जल के लिए आपके पास तापमान है 373 केल्विन। हमने कहा है कि जल के लिए हमारे पास तापमान होना चाहिए 373 केल्विन। बिल्कुल सही कहा हमने। तो 373 केल्विन, या तो मैं इसको 373 केल्विन बोल दूं, ध्यान देना 373 केल्विन बोल दूं मैं। जल का जो तापमान है वो मैं बोल रहा हूं कि क्या है, वो जल का जो तापमान है, जल का तापमान 373 केल्विन है। या तो मैं इसको 373 केल्विन बोल दूं या फिर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस बोल दूं। अब 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन अंतर क्या हुआ, ये जो के है ना, के का मतलब क्या होता है बेटा, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैंने आपको बोला है, या तो मैं इसको 373 केल्विन बोल दूं कि इसका जल का जो तापमान वो 373 केल्विन है, या फिर मैं इसको ये बोल दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 100 डिग्री जो सेल्सियस है उसका मतलब क्या हुआ, वो है क्या, उसका मतलब ये है कि आपके पास जो कॉमन जो टेम्परेचर है 273, उसमें आपको ऐड करना है 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 373 केल्विन। मान लीजिए आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है, उसको वो कन्वर्ट करवा रहा है आपसे केल्विन में, तो आप क्या करोगे, 273 में आपको क्या जोड़ना है, 50 जोड़ना है। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 323 क्या आ जाएगा, ये केल्विन। क्या आ जाएगा, केल्विन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर लिए। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि क्वथनांक क्या होता है। मैंने क्या कहा आपको, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाए वह क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, वाष्प कब बनी, किसमें बनी है वाष्प। तो हमने यही तो पढ़ा था कि जो द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जो द्रव गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है वह आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो आपने जो डेफिनेशन किसकी पढ़ी थी, गलनांक में पढ़ी थी ना आपने, सैगलन की प्रशुद्ध ऊष्मा के बारे में आपने पढ़ा था।
ठीक है, तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब ये डेफिनेशन हम बढ़ा लेते हैं। देखो है क्या, अब हम पढ़ रहे हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ध्यान देना, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में हम डिस्कस करें तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती क्या है। देखो हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम जो ठोस है वह अपने गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उष्मीय ऊर्जा आपकी कहलाती है सैकड़न की प्रशुद्ध ऊष्मा। ठीक है, ये तो हमारा था सैकड़न की प्रशुद्ध ऊष्मा। इसमें सैकड़न में हमें याद रखना है कि हम किसकी बात करेंगे बेटा, गलनांक। किसकी बात करेंगे, गलनांक की। और गलनांक में होता क्या है, जिसमें ठोस पदार्थ कन्वर्ट हो जाए किसमें, द्रव में, वो तो आपका क्या होता है, गलनांक होता है। अब मैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में हम बात करेंगे किसकी, क्वथनांक की। किसकी बात करेंगे, क्वथनांक की। और क्वथनांक के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि क्वथनांक होता क्या है कि कोई भी द्रव्य पदार्थ है, अगर वह हमसे वायुमंडलीय दाब पर जब हम उसे तापमान देते हैं, ताप देते हैं, तो वह कन्वर्ट हो जाए भाप में या वाष्प में या गैस में, तो वह आपका कहलाता है क्वथनांक। तो ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे। ये तो क्या था आपका, द्रव से कन्वर्ट हो रहा था ये गैस में। अब देखो, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन सुन लो एक बार दोबारा। मैं बार-बार बता रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन याद करने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हर बार हाफ फैमिली आएगी में पूछी जाती है ये। इसमें ये पूछा गया है कि सैकड़न की प्रशुद्ध ऊष्मा क्या होती है। आपको एक चीज याद रखनी है कि सैकड़न में हमें याद रखना है गलनांक। गलनांक होता क्या है, जो ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाए वो क्या कहलाता है, वह न्यूनतम तापमान जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कोई भी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदल दे वह कहलाता है उसका गलनांक। अब देखो इसकी डेफिनेशन दोबारा सुन लो एक बार। मैं बार-बार कह रहा हूं कि सैकड़न की प्रशुद्ध ऊष्मा का मतलब होता है कि आपके पास वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर, उसका गलनांक का मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी कहलाती है सैकड़न की प्रशुद्ध ऊष्मा। अब मैं बात करता हूं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर या गैसीय परमाणु को या सॉरी द्रव अवस्था में कोई भी आपके पास पदार्थ है उसको उसके क्वथनांक पर किस अवस्था में, गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। दोबारा सुनो, वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य को उसके क्वथनांक पर गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब देखो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम ये देखो द्रव, अब एक चीज और है हमारे पास, वो है क्या, देखो हमने इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, प्रशुद्ध ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, सैकड़न की प्रशुद्ध ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। इनके बारे में आप देखो हमने यही तो पढ़ा था इन सब में, ठोस से ठोस कन्वर्ट होता है द्रव में और द्रव्य कन्वर्ट होता है गैस में। ये चीज हमने पढ़ी है जब हम इसको गर्म करते हैं। अब गैस जब ठंडी होती है तो द्रव में चेंज हो जाता है और जब ठंडा होता है तो ठोस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर नई जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऊर्ध्वपातक। ऊर्ध्वपातक ये है क्या, देखो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कपूर जानते हो सब, नौसादर जानते हो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड को जब आप किसी
और रखते हो। और कीप जानते हो, जिसे आप घर में क्या बोलते हो, फूल के नाम से जानते हो। मिट्टी वगैरह का तेल डालते हैं, ट्रैक्टरों में तेल डालते हैं, ठीक है, तो फूल होता है ना, उसे हम बोलते हैं कीप। साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे कीप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, ये मेरे पास कुर्सी बन स्टैंड है, ठीक है, और ये हमने लगा दी यहाँ पे गैस रख दिया, ये है गैस, ये है स्टैंड, और ये है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दी यहाँ पे की, ठीक है। और इस कीप के ये जो मुंह होता है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हमने कॉटन रख दिया, मतलब रुई रख दी, रुई से इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये हमारे पास की, जब हम इसे गर्म करते हैं, ये आप देखो किस अवस्था में, ये हमारे पास ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, ठोस। जब मैं इसे जलाता हूँ, गैस को ऑन करता हूँ, ये जलने लग गया। तो ये अब ये जो आपके पास अमोनियम जो क्लोराइड है, ये जैसे ये जलेगा, तो ये अमोनियम जो क्लोराइड है वो बिना द्रव अवस्था में चेंज हुए सीधे ही कौन सी अवस्था में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में चला जाएगा। अर्थात वे ठोस पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब देखो दूसरा है निक्षेपण। बेटा निक्षेपण का मतलब ही होता है जमाव, कोई भी चीज जम जाना, जैसे फ्रिज में कोई भी चीज जम जाती है, ठीक है। अब देखो निक्षेपण का मतलब क्या है, जमाव। अर्थात मेरे पास देखो ऊर्ध्वपातन में तो सीधी सी लाइन याद रखनी है आपको कि ठोस डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किसके अंदर, गैस के अंदर। ये प्रोसेस तो है किसका, ऊर्ध्वपातन का। अगर मैं निक्षेपण की बात करूं तो निक्षेपण क्या है कि गैस जो है वो डायरेक्ट बिना द्रव अवस्था में कन्वर्ट हुए सीधी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ठोस अवस्था में। इस घटना को, इस प्रक्रिया को मैं क्या कहता हूं, निक्षेपण। मतलब आपके पास कोई भी, आपने ये देखा है कि आपके पास कोई भी गैस है, वह बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाए। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि जो कोई गैस है वो डायरेक्टली ठोस बन जाए, लेकिन द्रव अवस्था में आएगी, लेकिन बिल्कुल कम, ना के बराबर। इस वजह से डायरेक्टली इसको क्या बोल देते हैं, ठोस अवस्था, ठीक है। अब देखो दाब का प्रभाव, दाब के बढ़ने व तापमान के घटने, दाब के बढ़ने व तापमान के घटने से जो गैस है वो द्रव अवस्था में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो है क्या क्या कह रहे हैं, दाब के बढ़ने व तापमान के घटने। ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया था कि दाब के बढ़ने, आपके पास ये ठोस था, ये आपके पास द्रव्य है, और ये आपके पास गैस है, ये तो लिखा था। ठोस को जब हम गर्म कर रहे हैं तो द्रव, और द्रव को गर्म कर रहे हैं तो गैस, यही बन रहा है। लेकिन अब ध्यान दें कि ये कह रहा है दाब का प्रभाव जो हम पढ़ रहे हैं, किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव जो हम पढ़ रहे हैं, वह प्रभाव ये सिखलाता है हमें, ये बतलाता है हमें कि यदि हम किसी भी ठोस को तापमान देते तो द्रव में कन्वर्ट होता है, द्रव को ताप देंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। तो
गैस के लिए हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये बनाई थी। अब इसके जब इसके तापमान को कम कर देंगे, जब ये ठंडा करेंगे इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। बिल्कुल सही बात है, ये तो कह रहा हूं मैं कि जब दाब को आप बढ़ा दो, ताप को कम कर दो, तो जो गैस है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके तापमान को तो आप कम कर रहे हो और दाब को बढ़ा रहे हो। तापमान जब कम होगा, दाब बढ़ाओगे, तो ये जो कण है ये पास पास आएंगे, और जब ये कण जो पास पास आएंगे तो ये कौन सी सिचुएशन आ जाएगी आपके पास? द्रव आएगी, नहीं आएगी? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, नहीं आई? दोबारा ध्यान दे लो, तापमान, गैस के ऊपर जो तापमान उसको कम करोगे तो द्रव अवस्था में आएगा। ठीक है, और इसके जो कण थे उसके ऊपर आप दाब लगाओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन है क्या? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना, और वो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ठोस CO2 को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? आपका क्वेश्चन क्या है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? देखो, एक वायुमंडलीय दाब पर जब कोई भी ठोस पदार्थ, एक वायुमंडलीय दाब पर जब ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना, सुनना क्या कह रहा हूं, एक वायुमंडलीय दाब पर या एक एटमॉस्फेयर दाब पर, एक एटमॉस्फेयर दाब पर, ये इसका आंसर है भाई। एक एटमॉस्फेयर दाब पर जब ठोस CO2, एक एटमॉस्फेयर दाब पर जब ठोस CO2 बिना द्रव अवस्था में आए, बिना द्रव अवस्था में आए, सीधे ही गैस अवस्था में आए, बिना द्रव अवस्था में आए, सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। सुनना, एक एटमॉस्फेयर दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर जब ठोस CO2 बिना द्रव अवस्था में आए, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, इस कारण ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। आज की हमारी जो भी वीडियो है, इस वीडियो के आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। जो हमारा नया जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा वाष्पीकरण। आज की वीडियो में हमारा आपका साथ इतना ही था। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं लाइव क्लास में।